चलिए पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, संविधान की इस विकास यात्रा में अब तक हमने आपको जो टॉपिक पढ़ाया वो इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ाया। हमने डिटेल में उसकी कवरेज की कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की क्या पोजीशन है कॉन्स्टिट्यूशन एंड बाद में आए हुए लॉज के मुताबिक, और क्या कन्फ्लिक्ट हैं इलेक्शन कमिश्नर्स एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स की सर्विस कंडीशन को लेकर के, दैट इज़ रिमूवल के प्रोसेस को लेकर के। किस तरह से इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्सिबल है फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए, जिसके तहत इंडिया के लोकतंत्र की एक बुनियाद खड़ी है, वो है चुनाव। चुनाव से ही लोकतंत्र है, लोकतंत्र चुनाव से है। एक आस्पेक्ट में और भी बहुत से आयाम हैं लोकतंत्र के, लेकिन ये बहुत अहम आयाम है। इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग पे है। हमने सभी प्रोज एंड कॉन्स अच्छे से एक्सप्लोर किए और उसे स्टडी किया। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने इलेक्शन कमीशन किया है तो उस डोमेन में आने वाले और भी टॉपिक अब हम इसके साथ ही कवर कर देंगे। आज हम पॉलिटिकल पार्टीज़ का टॉपिक शुरू करेंगे। बुक में इलेक्शन कमीशन अलग है, पॉलिटिकल पार्टीज़ अलग है और इलेक्शंस अलग हैं। हमने इलेक्शन कमीशन अलग से किया है। हम पॉलिटिकल पार्टीज़ और इलेक्शंस के टॉपिक को इकट्ठे लेकर के चलेंगे, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इनमें आपस में इंटीग्रेटेड हैं। तो आज के टॉपिक की हेडिंग मैंने यहाँ पर लिखी है पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड इलेक्शंस। इसका आज हम पहला भाग करने जा रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड इलेक्शंस। इंडिया में अगर देखें तो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का सीधा मतलब कि जो यहाँ पर गवर्नमेंट है वो लोगों से कंसेंट ले करके इस्टेब्लिश होती है, यानी कि आप कह सकते हैं फॉर्मेशन होती है सरकार की जनता की स्वीकृति लेकर के, जिसमें जनता अपनी स्वीकृति दबाव से नहीं देती, कोई फोर्स या कोई प्रेशर से आप उनका कंसेंट नहीं लेते और आप उनका कंसेंट अज्यूम भी नहीं करते। आप उन्हें फ्री एंड फेयर मैनर में कंडक्ट कराए गए इलेक्शंस के प्रोसेस के थ्रू अपनी जो कंसेंट है उसे एक्सप्रेस करने का मौका देते हैं। ये इम्पॉर्टेंट चीज़, जब लोग अपने कंसेंट को, अपनी स्वीकृति को एक्सप्रेस करते हैं, रखते हैं, उसके लिए उनके सामने बहुत से मत होने ज़रूरी हैं, बहुत सी आइडियोलॉजीज़ का होना ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा चॉइसेस उनके पास होंगी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस एग्जिस्ट करेंगे, जितनी वाइडर चॉइसेस हम उन्हें प्रोवाइड कर पाएंगे, उतना ही साउंड एंड वाइज कैंडिडेट, पार्टी या फिर कहें कि चॉइस वो बना पाएंगे। तो इसके लिए अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करती हैं जो चुनाव में हिस्सा लेती हैं। हमारे यहाँ सीधा सा सिस्टम क्या है, देखिए, लोकसभा के चुनाव होते हैं, चुनाव तो राज्यसभा में भी हैं, विधान परिषद में भी हैं, चुनाव राष्ट्रपति के भी हैं, उपराष्ट्रपति के भी हैं। आपको समझाने के लिए मैं जिन चुनाव का जिक्र करने जा रहा हूँ मैं उनके संदर्भ में बात कर रहा हूँ। तो लोकसभा के चुनाव होते हैं जो कि हम मेंबर पार्लियामेंट्स चुनते हैं फॉर द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। संसद के निचले सदन के लिए हम सदस्यों का चुनाव करते हैं जिन्हें सांसद कहते हैं, जो लोकसभा में जा कर के बैठते हैं। दैट इज़ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज़ द हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। लोकसभा, द हाउस ऑफ द पीपल। इसी तरह से हम राज्यों की विधानसभाओं के लिए, स्टेट लेजिस्लेचर्स, जिसमें कि कुछ राज्यों में विधानसभा के साथ विधान परिषद भी आ जाती हैं, तो इसलिए इन्हें विधायिका कहना ज़्यादा सही है, क्योंकि विधानसभा का मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो लेजिस्लेचर का पार्ट है। जैसे संसद को भी आप पार्लियामेंट को भी लेजिस्लेचर कह सकते हैं, वो सेंट्रल लेवल पे है, यूनियन लेवल पे है तो वो यूनियन लेजिस्लेचर, और जो स्टेट्स के लेवल पे हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर। तो स्टेट लेजिस्लेचर के लेवल पर अगर एक सदन है वो यूनिकैमरल है और एक सदनीय है अगर, तो वो विधानसभा। तो विधानसभा के सदस्यों को आप चुनते हैं, दैट इज़ द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए। इसमें आप वोट डालते हैं कैंडिडेट्स को। वो कैंडिडेट्स आप अक्सर देखते हैं किसी न किसी पार्टी से जुड़े रहते हैं, कभी आप कमल के निशान पे, कभी पंजे के निशान पर, कभी
हाथी के निशान पर, कभी साइकिल के निशान पर, कभी झाड़ू के निशान पर, कभी लालटेन पे। अलग अलग चुनाव चिन्ह हैं जो इन पार्टीज़ को मिलते हैं। वो पार्टीज़ अपनी तरफ से जिन कैंडिडेट्स को फील्ड करती हैं, जिन्हें टिकट्स देती हैं उन सीट्स पे चुनाव लड़ने के लिए, वो कैंडिडेट्स फिर उन सिंबल्स का यूज़ करते हैं जो सिंबल उस पार्टी से बिलोंग करते हैं। कैंडिडेट का अपना नाम, पार्टी का सिंबल, ये सब महत्वपूर्ण होता है। आप उस पार्टी की सोच को, उसकी धारणाओं को समझते हैं, उसकी आइडियोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हैं कि वो देश के प्रति, समाज के प्रति, अर्थव्यवस्था के प्रति, देश में जो राजनीति है उसके प्रति, देश के संसाधनों के इस्तेमाल, उसके बंटवारे को लेकर के, देश के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को और आंतरिक नीतियों को लेकर के कैसी सोच रखती है, देश की परंपराएं, देश की संस्थाओं को लेकर के, धर्मों के प्रति, रीति रिवाजों के प्रति इस पार्टी की कैसी सोच है, आप इसे समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। पार्टी लगातार अपनी वो सोच आप तक पहुंचाती है। पार्टी आपके सामने एक विजन डॉक्यूमेंट भी लेकर के आती कि पार्टी आपके लिए यदि चुनाव जीत करके आती है तो 5 वर्ष में क्या करेगी, जिसे हम मैनिफेस्टो भी कहते हैं। इसके बेसिस पर जो कैंडिडेट उन पार्टीज़ के द्वारा खड़े किए जाते हैं, आप उनको वोट डालते हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम मेथडोलॉजी फॉलो हो करके वो कैंडिडेट सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ते हुए जीत करके पहुंचते हैं। जिस भी किसी पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है लोकसभा में, लोकसभा की जो टोटल सीट्स हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में जिसे मेजॉरिटी मिलती है, वो देश में सरकार बनाती है। राष्ट्रपति उस पार्टी को ये न्योता देते हैं कि आप सरकार का गठन करिए, और फिर वो एमपीज़ जो उस पार्टी से बिलोंग करते हैं लोकसभा में, वो एमपीज़ अपना ग्रुप ऑफ एमपीज़ बनाते हैं, सांसद दल बनाते हैं। फिर वो अपना एक नेता चुनते हैं जो सांसद दल का नेता होता है, द लीडर ऑफ ग्रुप ऑफ एमपीज़ ऑफ द विनिंग पार्टी। फिर उसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं, और फिर प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों का चयन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, राष्ट्रपति उन्हें फिर मंत्री नियुक्त कर देते हैं। इस तरह से एक सरकार आ गई एक पार्टी से। वो पार्टी जिसे चुनाव में उस लोकसभा की स्ट्रेंथ के मुकाबले मेजॉरिटी सीट्स मिल गई, तो चुनाव में एक पार्टी जीती। पार्टी शब्द भारत की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का पार्टी सिस्टम है भी अपने आप में बहुत विलक्षण, बहुत यूनिक। कोई एक पर्टिकुलर थ्योरी उन पे फिट नहीं होती, कोई एक समय की स्टडीज़ उन पर फिट नहीं हो पाती हैं। ये निरंतर एक इवॉल्विंग कैरेक्टर रखे हुए हैं, जैसे कि निरंतर इसका विकास हो रहा है, एवोल्यूशन हो रहा है, जिसके तहत ये सिंप्लीफाई भी हो रही है और कम्प्लेक्स भी हो रही है। बहुत ही पैराडॉक्सिकल सिस्टम है। एक तरफ इतनी रिजिड है कि कोई अंतर ही नहीं पड़ता, कितने ही डिफेक्शंस होते चले जाएं। जब से पार्टीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं, आप देखें एक पार्टी के 2 हिस्से हो जाना। कांग्रेस भी टूटी थी इंदिरा गांधी के समय में, 2 हिस्से हो गए। कई पार्टियां टूटती हैं या पार्टियों के कई मेंबर्स छोड़ करके चले जाते हैं। कई उदाहरण मिलेंगे आपको। आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा उदाहरण, कुमार विश्वास छोड़ करके चले गए। बीजेपी के साथ भी होता है, कांग्रेस के साथ भी, आम आदमी पार्टी के साथ भी सदस्य जाते हैं, छोड़ जाते हैं, कई डिफेक्ट कर जाते हैं, कई पार्टियों का स्प्लिट हो जाता है, लेकिन बनी रहती हैं। उतनी ही फ्लूइडिक भी हैं कि कितने ही अलायंसेस भी कर लेती हैं। इतनी रिजिड भी हैं कि अंतर ही नहीं पड़ता कि कितने डिफेक्शंस हो रहे हैं, बनी रहेंगी। उतनी ही फ्लूइडिक हैं कि कितने ही अलायंसेस कर करके, कितने ही नए सदस्यों को जगह दे करके, कितनी ही नई पार्टियों से गठबंधन करके बनी रहेंगी। बहुत इंक्लूसिव हैं, लगभग हर तबके का सदस्य आपको पार्टीज़ में नज़र आ जाता है। कोई भी पार्टी उठाइए, जाति के आधार पर बात करें, धर्म के आधार पर बात करें, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, लिंग के आधार पर, जेंडर जैसे हम कहते हैं, तो आपको एक डाइवर्सिटी का इंक्लूजन नज़र आता है इन पार्टीज़ में। तो अपने आप में इंक्लूसिव भी हैं, बहुत ही समावेशी हैं। वहीं उतनी ही एक्सक्लूसिव भी हैं कि आप देखेंगे एक ही परिवार का होल्ड है पार्टी में। कब से वही परिवार चलाया जा रहा है उस पार्टी को। एक तरफ पार्टी इतनी इंक्लूसिव है कि एनॉर्मस डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ एक्सक्लूसिव भी है, जो कि पावर पोजीशन पे सिर्फ एक ही फैमिली लंबे समय से कंट्रोल कर रही है। ये बहुत सी पार्टीज़ में आप देखेंगे, जैसे कि राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, लालू यादव की पार्टी, वहाँ पर आपको एक ही परिवार का एक छत्र राज नज़र आ जाएगा।
बहुत सी स्टेट विंग हैं बीजेपी के, उसमें भी आपको ऐसा नज़र आएगा। कांग्रेस में तो चलिए बहुत चर्चित है ही, गांधी नेहरू परिवार, वो तो है ही है, लेकिन और भी पार्टीज़ में आपको ये चीज़ नज़र आएगी। एक तरफ बहुत ही मैच्योर है कि बहुत ही पीसफुल मैनर में जो पावर है उसका टर्नओवर होता है। एक पार्टी, एक सरकार हारती है, दूसरी पार्टी सरकार बनाती है, कोई समस्या नहीं आती, बहुत ही पीसफुली होता है। लेकिन दूसरी तरफ ही इस मैच्योरिटी से बिल्कुल उल्ट आपको बहुत ही इनेप्ट एटीट्यूड भी नज़र आएगा, जिसमें कि वायलेंसेस होते हैं। टर्नओवर ऑफ पावर इतना ईजी नहीं होता है। एक तरफ आपको नज़र आता है कि कितना लंबा समय, कितनी पुरानी, कितनी ओल्ड पार्टीज़ एग्जिस्ट करती हैं, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टीज़ ऑफ द वर्ल्ड। और एक तरफ आपको नज़र आएगा कि रातों रात बनी हुई पार्टियां भी हैं। आम आदमी पार्टी एक सिंगल स्ट्रोक से बनी हुई पार्टी थी। अन्ना हज़ारे की इंडिया अगेंस्ट करप्शन की मूवमेंट के बाद एक क्षण में एक उन्होंने वक्तव्य दिया और पार्टी बन गई कि हम पार्टी बनाएंगे, जन लोकपाल बिल को हम लेकर के आएंगे। इतना पैराडॉक्स ये इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ है। इसलिए किसी एक स्टडी में, एक थ्योरी में से पढ़ना उतना आसान नहीं होता। लेकिन तो क्या पढ़ना नहीं छोड़ सकते ना, चीज़ों को समझना तो नहीं छोड़ सकते। समझने के प्रयासों में ही समझ जाएंगे। समझने की प्रक्रिया ही इसे कहते हैं। आप चीज़ों को समझने की कोशिश किया करो, अलग अलग एंगल से समझा करो। छोटे छोटे शब्दों में ज्ञान होता है। बीजेपी का फुल फॉर्म भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस दैट इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कांग्रेगेशन। और भारत में जब बात कर रहे हैं तो द कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस बहुत पार्टीज़ के नाम होते हैं। बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी, आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल पार्टी, जेडीयू जनता दल यूनाइटेड। इस तरह से इन छोटे छोटे शब्दों में जीवन का ज्ञान होता है। आपको यही शब्दों का ज्ञान है जो किसी भी चर्चा में, किसी भी डिबेट में एक विशिष्ट स्थान दिलाते हैं। तो ज्ञान अर्जित करते रहें। ऋग्वेद कहता है लेट द नोबल थॉट कम फ्रॉम एवरी साइड। तो ये हमारे देश का पार्टी सिस्टम है। आज हम बुक की मर्यादा के तहत इस पार्टी सिस्टम को समझेंगे। मैंने कहा बुक की मर्यादा, बहुत गहराइयों में ना चले जाएं कि पता नहीं कौन से ही सब्जेक्ट में चले गए। हमने एनसीईआरटी की हमारी जो 64 लेक्चर्स की प्लेलिस्ट है उसमें इलेक्शंस, पार्टी सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टीज बहुत अच्छे से कवर की। वो उन किताबों की मर्यादा थी। आज हम इस लक्ष्मीकांत की किताब के माध्यम से चल रहे हैं। हालांकि नॉलेज मेरी सारी उसमें एडेड रहती है, लेकिन हम इसकी मर्यादा के तहत चलेंगे। लेकिन जितना पर्याप्त है किसी कंसेप्ट को समझने के लिए, उससे अधिक करेंगे। ये भी मर्यादा में रहना है, लेकिन मर्यादा में रहने का अर्थ कभी भी संकुचित नहीं होता। मर्यादा का उद्देश्य ही होता है कि मर्यादा की पालन हेतु ज्ञान होना अनिवार्य है कि इतना ज्ञान तो हो कि अंततः उस मर्यादा की पालना हो सके। मर्यादा के तहत संकुचित होना कोई नहीं सिखाता। मर्यादाएं संकुचित नहीं करती, मर्यादाएं नियमित करती हैं, डिसिप्लिन्ड करती हैं। हमें लगता है कि हमें नैरो करती हैं, ये गलत है। यहीं से त्रुटियों की शुरुआत होती है। तो शुरुआत करते हैं, एक सिंपल सी डेफिनेशन समझते हैं। है सिंपल लेकिन है कॉम्प्रिहेंसिव। क्या कहते हैं? मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। क्या होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़? कोई सरल भाषा में पूछ ले, एक एक शब्द को समझाने का प्रयास करता हूँ मैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं? इट्स अ काइंड ऑफ वॉलेंट्री एसोसिएशंस और ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स। पॉलिटिकल पार्टी एक तरह की वॉलेंट्री एसोसिएशन है और ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है। अब यहाँ पर क्या देखा हमने? जो इंडिविजुअल्स हैं, या तो पॉलिटिकल पार्टी इनकी एसोसिएशंस हैं, इन इंडिविजुअल्स के मिल जाने से, इनके आपस में एसोसिएट होने से, जुड़ जाने से पार्टी बनती हैं, या ये इंडिविजुअल्स अपने आप को ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज करते हैं
और जब ये अपने आप को ग्रुप में ऑर्गेनाइज करते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी बनती है। तो आप अपने आप को एक ग्रुप में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप जो लोग हैं आपस में मिल कर के एसोसिएट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, ये वॉलेंट्री सेंस में हो रहा है। आप पर कोई दबाव नहीं, आप पर किसी तरह का कोई लॉ नहीं लग रहा, आप पर कोई कंपल्शन नहीं है, आपको कोई पनिशमेंट नहीं दी, कि आपको कोई फोर्स नहीं किया कि आपको उस एसोसिएशन का हिस्सा बनना है, आपको एसोसिएट होना है, या आपको उस ग्रुप, उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना है, आपको उस ग्रुप में ऑर्गेनाइज होना है। इस चीज़ का आप पर कोई दबाव नहीं, आप पर कोई कानून नहीं, कोई नियम नहीं है। आप अपनी स्वेच्छा से, यानी कि आप इनवॉलेंटरली नहीं गए, आप वॉलेंटरली, आप अपनी स्वेच्छा से उस पार्टी की नीतियाँ, उस पार्टी की आइडियोलॉजी, उस पार्टी के ऑब्जेक्टिव्स, उस पार्टी की डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ फंक्शनिंग, उस पार्टी की स्ट्रक्चरल हायरार्की, कई सारी चीज़ों को कंसिडर करने के बाद अपनी स्वेच्छा से उस पार्टी के साथ जुड़ते हैं। तो ये एक वॉलेंट्री एस्पेक्ट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। कोई पार्टी आप पर दबाव नहीं बना सकती कि आप उसका हिस्सा बने। यदि यह होना लगे तो लोकतंत्र उसी दिन ख़त्म हो जाएगा। पार्टी ज़बरदस्ती आपको अपनी सदस्य बनाएगी अपना संख्या बल बढ़ाने के लिए, जो कि पार्टी के कॉम्पिटिटिव कैरेक्टर पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, क्योंकि फिर वो आपको अपने साथ जुड़ने के लिए कोई आधार नहीं दे रही, कोई चुनाव नहीं दे रही कि आप उस पार्टी के कामकाज को देखिए, उसकी नीतियों को देखिए, उसके कामकाज करने के तरीक़ों को देखिए, उसके उद्देश्यों को समझिए, फिर आप उसके साथ जुड़िए। यदि किसी पार्टी को इन आधार पर अपने साथ लोगों को जोड़ना है तो वह सदैव कार्यरत रहेगी, यानी कि वो ऑलवेज़ एक वर्केबल कंडीशन में रहेगी कि उसे अपना पर्पस, अपना एम फोकस में रखते हुए जस्टिफाई करना है, डिलीवर करना है। तो ये वॉलेंट्री वर्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी इसकी आप डेफिनेशन समझें, ये समझें कि पॉलिटिकल पार्टीज़ एक तरह का वॉलेंट्री एसोसिएशन और ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है। ये कौन है? मैंने बोला आप उस पार्टी की आइडियोलॉजी, उसकी विचारधारा, उसके कामकाज के तरीके, उसके कामकाज, इन चीज़ों को देख करके उसके साथ जुड़ते हैं, एक समूह बनाते हैं। तो फिर ये बात तो ठीक है ना कि आप जो एक आइडियोलॉजिकल ग्राउंड पे जो आपके व्यूज़ हैं वो सिमिलर होंगे, सेम होंगे। अब आप ये कहेंगे कि सर ये तो फिर गलत है, ये तो लोकतंत्र की हत्या है कि भाई अगर मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, मैं बीजेपी में हूँ, तो क्या सर? अरे बैलेंस बिगड़ गया, संभल भी गया। बिगड़ने संभलने की कवायद में ज़िंदगी को हम इस तरह से नीरस नहीं बना सकते। बिगड़े हैं 2020 मार्च महीने से, कोरोना है, संभल भी जाएंगे 2022, 23, 24 में। ज़िंदगी कहाँ भागे जा रही है? प्रत्येक क्षण में यदि आप महत्व को समझना शुरू कर दें जीवन के, ज़िंदगी तो बहुत है, इतनी है कि आपके पास बिताने का समय ना रहे। चलिए, तो हम वापस आ जाते हैं अपने पॉइंट के ऊपर कि आप कहें सर मैं बीजेपी का हिस्सा बन जाऊं, मैं कांग्रेस का हिस्सा बन जाऊं, तो क्या मैं अपने विचार नहीं रख सकता? मुझे सेम आइडियोलॉजी रखनी होगी, मैं अपनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं रख सकता क्या? तो ये देखिए ना कि आप किस पार्टी से जुड़ रहे हैं। उस पार्टी की आइडियोलॉजी ये भी तो हो सकती है ना कि वो डेमोक्रेटिक मैनर में काम करती है, वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को जगह देती है, वो भिन्न भिन्न मतों को सुनना चाहती है अपने अंतिम विचार तक पहुंचने से पहले। आप जुड़िए उसी पार्टी के साथ, कोई संदेह नहीं है, कोई समस्या नहीं है। हाँ, अब आप किम जोंग उन की पार्टी में चले जाएं, जो कि उनकी पार्टी है जिसमें वो नॉर्थ कोरिया में खुद ही चुनाव करते हैं और खुद ही एक कैंडिडेट होते हैं और खुद ही वोट ले लेते हैं और जीत जाते हैं। फिर तो विचारों का मतभेद रखने का कोई मतलब ही नहीं है। तो आप पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करिए, अपने विचारों का मतभेद रखिए, लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिए, जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, वो आपकी सिमिलर हो दूसरे से। विचारधारा ये है कि भाई आप लिबरल हैं, आप रेडिकल हैं, आप राइट विंग हैं, आप सेंट्रिस्ट हैं,
कम्युनिस्ट हैं, क्या हैं, आपकी विचारधारा क्या है पार्टी की? आप ओपन बॉर्डर पॉलिसी फॉलो करते हो इकोनॉमी में, ट्रेड में, या आप क्लोज बॉर्डर प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी फॉलो करते हो? आप लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी की बात करते हो या नेशनलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी की बात करते हो? ये तो लार्जर कॉन्टेक्स्ट में आइडियोलॉजीज़ हो गई। हाँ, अब आप लिबरलाइजेशन की बात कर रहे हैं, आप कोई पार्टी से जुड़े हैं, वो लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी की बात करती है, उसमें आपके अपने सहभागियों के साथ मतभेद हो सकते हैं कि भाई हमें फेज्ड मैनर में लिबरलाइजेशन करनी चाहिए, कि हमें इन सेक्टर की लिबरलाइजेशन करनी चाहिए, सबकी नहीं करनी चाहिए, हमें लिबरलाइजेशन के लिए पॉलिसी जो है वो प्रो पीपल यूज़ करनी चाहिए। ये तो हो गया कि किस मैनर में आइडियोलॉजी फॉलो हो, बट आइडियोलॉजी तो सिमिलर है लिबरलाइजेशन। उस आइडियोलॉजी को कैसे अप्रोच करना है, वो किस मैनर में फॉलो हो, इसको लेकर के एक पार्टी के अंदर आपस में लोगों के सदस्यों के मतभेद हो सकते हैं। ये भी पार्टी के प्रिंसिपल्स ही होते हैं कि मतभेद रखे जाएं। कांग्रेस में भी हैं। कांग्रेस इस समय तक एक बहुत ही कद्दावर पार्टी थी जिसमें भिन्न मत दर्शाए जाते थे। देखिए, एक समय तक देश में सिंगल पार्टी सिस्टम था, फिर भी हम उस पार्टी को एक लेजिटिमेट पार्टी मानते हैं, क्योंकि उसमें इनर पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम, यानी कि इनर पार्टी ही अलग अलग सोच बहुत थी। पार्टी के अंदर फैक्शंस बहुत हैं जो अलग अलग विचार रखते थे। उन्हें बाहरी पार्टी से तो किसी कंपटीशन की नीड नहीं थी, पार्टी के अंदर ही बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स चल रहे थे। तो दैट इज़ द कंसेप्ट। लेकिन बाय एंड लार्ज आइडियोलॉजिकल फ्रंट पर आप सबके व्यूज़ सेम हो तो पार्टी बनी रहेगी, वरना पार्टी खत्म हो जाएगी। आप एक पार्टी में घुसे, आप अपनी आइडियोलॉजी लेकर के घुसे, शुरुआत में आपने ऐसा आवरण धारण किया, इसे इंग्लिश में वील कहते हैं, द वील। आपने ऐसा आवरण धारण किया, सब पर्दा अपने पर रखा कि आप तो भाई उस पार्टी की आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं, अन्यथा वो आपको जगह ही ना देते। अब आप उसमें चले गए, वहाँ जा करके अब आपने उस पार्टी की आइडियोलॉजी, पार्टी लाइन, पार्टी के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया है, तो फिर वो पार्टी सरवाइव नहीं कर पाई, क्योंकि विरोधी उन पर सवाल उठाएंगे कि आप ही के पार्टी के सदस्य आपकी ही विचारधारा से सहमत नहीं हैं, तो आप एक पार्टी होने के तौर पर काम कैसे करेंगे? तो विरोधी खत्म कर देंगे, फिर ना पार्टी रहेगी ना आइडियोलॉजी। तो अपनी आइडियोलॉजी को बचाने हेतु, पार्टी की जड़ों को मजबूत करने हेतु ये एक अनिवार्य सी ही कंडीशन बन जाती है कि आप लोग आइडियोलॉजिकल ग्राउंड पे एटलीस्ट बाय एंड लार्ज एक सेम व्यू शेयर करें, अन्यथा आपके पास हमेशा चॉइस है, क्योंकि ये तो वॉलंटरी एसोसिएशन है ना। आप उस पार्टी को चेंज कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके विचार, आपकी विचारधारा से, आपके मत से कोई एक और नया स्कूल ऑफ थॉट बने, एक नई आइडियोलॉजी जन्म हो रही है, आप अपनी नई पार्टी बना लीजिए, कोई समस्या नहीं, उसकी रोक टोक कोई नहीं। आप बनाइए, आगे बढ़िए, लोगों का समर्थन हासिल करिए, प्राप्त करिए। इस पर बहुत सी डिबेट्स हो सकती हैं, लेकिन डेफिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में ये एक अहम पहलू है कि सेम पॉलिटिकल व्यूज़ आप शेयर करते हो। आप यानी कि वो जो इंडिविजुअल्स हैं जो वॉलंटरली खुद को ऑर्गेनाइज करते हैं एक ग्रुप में, या वो एक एसोसिएशन बनाए हुए हैं, वो लोगों की पॉलिटिकल व्यूज़ लगभग सेम शेयर करते हो। आगे है कि फिर ये करना क्या चाहते हैं भाई। इन इंडिविजुअल ने खुद को एक ग्रुप में ऑर्गेनाइज़ किया, ये इन्होंने खुद को एक एसोसिएशन में कन्वर्ट किया वॉलंटरली। ये एक अधेसिव पावर है इनके बीच में। अधेसिव क्या होता है? फेविकॉल एक अधेसिव है, जैसे कि एक लकड़ी दूसरी से चिपका देता है, बीच में फेविकॉल लग जाता है। अधेसिव, द फोर्स ऑफ अधेशन, आपस में जोड़ देना किसी चीज़ को। तो आप में एक अधेसिव एस्पेक्ट है, आपको जोड़े रखने वाली चीज़ ये है कि आप लोग लगभग सेम पॉलिटिकल व्यू, सेम आइडियोलॉजी शेयर कर रहे हैं, जो कि पार्टी पॉलिटिकल लाइन है, पार्टी की आइडियोलॉजी है। ये सब करके करना क्या चाहते हैं असल में? यू विल ट्राई टू गेन पॉलिटिकल पावर। आप पॉलिटिकल पावर गेन करना चाहेंगे, राजनीतिक शक्ति आपको हासिल करनी है। ये है इम्पॉर्टेंट चीज़। देखिए, देश नियम कानून से चलेगा, और नियम कानून बनाना, नियम कानून की पालना करना, नियम कानून ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वित करना, इनके लिए संस्थाएं चाहिए। समाज तो कुछ नियम कानून से ही चलेगा ना, तभी तो समाज कहलाएगा ना। सोसाइटी बाउंड होती है कुछ रूल्स, कुछ कस्टम्स, कुछ मैनर से, तभी तो हम एक समाज में जुड़ के रह सकते हैं ना। देखिए, आप एक कमरे में 4 से 6 लोग बैठ कर के टेलीविज़न तभी देख सकते हो ना यदि आप में कोई सहमति हुई है कि अभी आधा घंटा ये वाला प्रोग्राम देख लेते हैं जो इसको देखना है, चुप करके बैठते हैं, फिर अगले आधे घंटे के लिए ये हमें टीवी चलाने देगा या देगी, हम अपना प्रोग्राम देखेंगे। तो फिर आप लोग सहमति से सब काम कर रहे हैं ना। लेकिन अगर
आप उसी में ही चीख चिहल्ले मचे हुए हैं, कोई नियम ही नहीं, एक ने एक चैनल लगा दिया, दूसरे ने आके बदल दिया, तीसरे ने बदल दिया। आप एक दूसरे को मार काट के कमरे को एकदम परेशान कर देंगे, खराब कर देंगे। माता जी आएंगी, पिताजी आएंगे, देख के परेशान हो जाएंगे। आप एक असामाजिक तत्व कहलाएंगे। परिवार के सदस्य यही कहेंगे कि ये तो असामाजिक लोग हैं, अराजकता है, कोई राजकता ही नहीं, कोई नियम ही नहीं, कोई सत्ता ही नहीं यहाँ पर, यानी कि कोई ऑर्डर ही नहीं है, ऑर्डरलेस रूम बना हुआ है। तो ऐसा नहीं, तो कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून बनते हैं जिन पर सहमति जताई जाती है सबके द्वारा, फिर ही वो समाज के रूप में जुट सकते हैं, वरना नहीं जुट सकते। इस पर तो बहुत डिटेल में हमारे लेक्चर हैं, सोसाइटी, नेशन, स्टेट, एसोसिएशन, वो हमने किए हैं, लेक्चर नंबर 52, 53, 54 आप देखिए, तो जुड़ सकते हैं। अब ये जो नियम कानून बनाना, इनको ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वित करना, इनकी पालना कराना, इनके लिए संस्थाएं होती हैं, जैसे कि नियम कानून बनाना, जैसे कि लेजिस्लेचर, जैसे कि संसद, नियम कानून बनाने वाली संस्था, विधि विधान बनाने वाली संस्था, जैसे कि उन्हें क्रियान्वित करना नियम कानूनों को ज़मीनी स्तर पर, तो एग्जीक्यूटिव यानी कि सरकार, जैसे कि उनकी पालना कराना, एनफोर्स करना, तो जैसे जुडिशरी, न्यायालय। तो इस तरह से संस्थाएं होती। इन संस्थाओं के माध्यम से ही वो समाज खुद को नियमित और नियंत्रित रखता है, नियमित और नियंत्रित रखता है, एक दिशा की ओर आगे बढ़ता है। इन संस्थाओं में यदि आप पहुंच जाते हैं, इन संस्थाओं की इन शक्तियों को यदि आप ग्रहण कर लेते हैं, तो आप एक तरह से समाज को राजनीतिक स्तर पर अब वो नियम और नियंत्रण देने योग्य अधिकारी हो गए। राजनीतिक स्तर पर समाज के सामाजिक मामलों में आप कम ही हस्तक्षेप करेंगे, वो क्या पहन रहे हैं, क्या खा पी रहे हैं, वो तो चलिए उनकी चॉइस है, जब तक कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में है। राजनीतिक नियंत्रण, राजनीतिक नियमित जीवन, डिसिप्लिन्ड लाइफ, पॉलिटिकली रेगुलेट आप करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो नियम कानून फिर बन रहे हैं उस संस्था में और आप उसे होल्ड कर रहे हैं, फिर उसकी क्रियान्वयन वहाँ से हो रहा है, आप उसे होल्ड कर रहे हैं, पालन हो रहा है, आप उन्हें होल्ड कर रहे हैं। तो इस तरह से पॉलिटिकल पावर अपन कंट्रोल करना चाहते हैं। सो ट्राई टू गेन द पॉलिटिकल पावर, लेकिन ये जबरन करना है, बम गोलों के साथ करना है, क्रांतियों के माध्यम से करना है, क्या कोई रेवोल्यूशन करने हैं, क्या कोई रिवॉल्ट करने हैं, क्या कोई वायलेंस करना है? नहीं। संवैधानिक ढंग से, यानी कि जो विधि दी गई है उस विधि की पालना करते हुए, कोई लॉ के तहत या किसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो विधि प्रदान की गई है, उस विधि की पालना करते हुए आपको पॉलिटिकल पावर गेन करना है। किसको? एक पॉलिटिकल पार्टी को, जो कि कौन है? जो कि उन इंडिविजुअल्स के द्वारा बनी जिन्होंने खुद को या तो किसी ग्रुप में या किसी एसोसिएशन की फॉर्म में ग्रुप में ऑर्गेनाइज किया, या खुद को एक एसोसिएशन के फॉर्म में एसोसिएट कर रखा, और जो लगभग सेम पॉलिटिकल व्यूज़ और आइडियोलॉजी शेयर करते हैं, जो पॉलिटिकल पावर गेन करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मीन से। किस पर्पस से? टू वर्क फॉर द प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। बड़ी लाइन, वॉलेंट्री शब्द बहुत बड़ा, ग्रुप शब्द बहुत बड़ा, इंडिविजुअल शब्द बड़ा, पॉलिटिकल व्यूज़ जैसे कि सेम, पॉलिटिकल पावर गेन करना कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के जरिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के जरिए, करप्ट प्रैक्टिस ना करके, ट्रांसपेरेंट मैनर में, पार्टिसिपेटरी मैनर में, यही है कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के जरिए पॉलिटिकल पावर गेन करना। टू वर्क फॉर द प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, नॉट द वेस्टेड इंटरेस्ट। पार्टियों का पर्पस अपना वेस्टेड इंटरेस्ट प्रमोट करना नहीं होता। आपकी आइडियोलॉजी कुछ हो सकती है, आप लेफ्ट आइडियोलॉजी रख सकते हैं, आप राइट रख सकते हैं, आप सेंटर रख सकते हैं। आप इसलिए इतनी आइडियोलॉजी रख सकते हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इस आइडियोलॉजी के माध्यम से राष्ट्र का, देश का विकास होगा। ये नेशनल इंटरेस्ट में है, ये जनहित में, ये राष्ट्र हित में, ये राज्य हित में है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बना दें जो पब्लिक इंटरेस्ट में ना होके, नेशनल इंटरेस्ट में ना होके, आप पॉलिटिकल पावर गेन कर रहे हैं जस्ट फॉर योर इंटरेस्ट, फॉर योर पार्टीज इंटरेस्ट, नथिंग लाइक दैट। तो बहुत से आरोप आपने देखे भी होंगे कि कांग्रेस ने
सिवाय अपने नेताओं को फ़ायदा पहुंचाने के अलावा किया क्या? बीजेपी ने अपने नेताओं को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया क्या? फिर अरविंद केजरीवाल आए, उन्होंने बोला कि आम आदमी पार्टी आम आदमी की पार्टी है। आप शब्द आपकी पार्टी है, यानी कि हम लोग एसोसिएट हुए हैं, ऑर्गेनाइज हुए हैं नेशनल इंटरेस्ट में, आपके हित में। हमारा खुद का कोई इंटरेस्ट नहीं बीजेपी और कांग्रेस की तरह। उन्होंने वंशवाद को बढ़ावा दिया, बाहुबल को बढ़ावा दिया, पैसे को बढ़ावा दिया, कुछ ऐसे संगठन हैं जिनको बढ़ावा दिया। हम आपको बढ़ावा देंगे, देश की जनता को। ये वायदा वो करके आए थे। वो ऐसा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये तो आप तय कर लीजिए चुनाव में भाई। अगर ये भी मैं ही तय करके आपके दिमाग में भर दूँ, ये भी अलोकतांत्रिक है। यह चुनाव यह सिद्ध यह समझने का अवसर आपको मिलना चाहिए। हाँ, जिन योजनाओं के माध्यम से, जिन ज्ञान के माध्यम से आप समझेंगे, वो मैं रोज़ लेकर के आता हूँ। लगभग 300 लेक्चर पॉलिटी के डाल चुका हूँ। ये भी अपने आप में भारत के इतिहास में थोड़ी सी जगह रखता होगा। तो दैट इज़ द कंसेप्ट कि आपको नेशन इंटरेस्ट में ये करना है। ये डेफिनेशन अगर ध्यान में रही, पॉलिटिकल पार्टी का पर्पस समझ जाएंगे, आइडियोलॉजी क्लियर हो जाएगी, और देश में जब भी कभी किसी पार्टी के साथ जुड़ना चाहेंगे, किसी पार्टी के आइडियोलॉजी को बिना जुड़े समर्थन देना चाहेंगे, समर्थन वापस लेना चाहेंगे, या कभी पार्टी बनाना चाहेंगे, इन स्तंभों को, इन उद्देश्यों को याद रखिएगा। विपरीत दिशा में नहीं जाएंगे, सटीक दिशा में जाएंगे। आई बात समझ में? तो एक इंग्लिश में लाइन पढ़ के इसके मुताबिक बता देता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज आर voluntary associations or organized group of individuals who share the same political views and who try to gain political power through constitutional means and who desire to work for promoting the national interest. Okay जी, तो that is the concept. इतना था जो पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन थी। अब कितनी तरह की पार्टियां होती हैं? पार्टियां, शब्द देखो, पार्टियां। ना तो अखबार में, ना तो हिंदी में ऐसा लिख पाएंगे, ना इंग्लिश में। तो ऐसा तो मैं समझाने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ। कल को तुम मेरा किस तरह से विश्लेषण करोगे मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात सदैव याद रखना, मैं काम ईमानदारी से ही करता हूँ, विश्लेषण के अधीन होकर के नहीं। वो आप कैसा भी करिए। तो 4 टाइप ऑफ पार्टीज़ हैं आज के मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम में। हमें मुख्यतः 4 तरह की पार्टियाँ मिल जाती हैं। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि कितनी पार्टियाँ हैं, वो तो बहुत हो सकती हैं। एक देश में 200 पार्टियाँ तभी काम कर रही थी जब हम देश आज़ाद होकर के चल रहा था। छोटी छोटी कई पार्टियाँ थी, तो पार्टियाँ बहुत हो सकती हैं। प्रकार कितने हैं? मुख्यतः प्रकार कितने हैं? 4 प्रकार की पार्टियाँ हैं। ठीक है जी। अब जैसे ये प्रकार बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि जैसे अपन कहते हैं ना कि जीव कितने प्रकार के हैं, जैसे कि रीढ़ की हड्डी वाले, रीढ़ की हड्डी के बिना वाले, इस तरह से हम जीव को बांट लेते हैं ना, वर्टेब्रेट, इनवर्टेब्रेट, इस तरह से ये बांटा। अब जी रीढ़ की हड्डी वाले तो कितने ही होंगे, बिना रीढ़ की हड्डी वाले भी कितने ही होंगे, जल में रहने वाले, थल में रहने वाले, कितनी तरह से बांटते हैं अपन। घास फूस खाने वाले, मांस खाने वाले, घास फूस और मांस दोनों खाने वाले, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। प्रकार बना रहा हूँ, प्रकार, पार्टियाँ मत समझ लेना। तो 4 प्रकार की रहती हैं, 4 टाइप की रहती हैं। रिएक्शनरी पार्टीज़, कंजर्वेटिव पार्टीज़, लिबरल पार्टीज़ और रेडिकल पार्टीज़। एक एक लाइन में कुछ लिखा भी है मैंने ब्रैकेट में, हालांकि मैं आपको मोटे तौर पर इनके बारे में समझाऊंगा, ये वाले नोट्स डिलीट करके दूसरे वाले लिख करके, ताकि ब्यूटीफुली हम आगे कोर्स परस्यू कर पाए। रिएक्शनरी पार्टीज़ कौन सी होती है? नाम से समझ में आ रहा है ना, रिएक्ट करती हैं। कुछ भी बदलाव लाने के प्रयास करें आप, समाज में, अर्थव्यवस्था में, राजनीति में, रिएक्ट करेंगे। भाई नहीं, हमारी परंपरा बहुत अच्छी है। आपने एक मूवी देखी होगी स्वदेश। स्वदेश मूवी में बहुत से रहस्यों पे बात हुई, बहुत से विवादास्पद चीज़ों पर बात हुई, बहुत से जो भेद हैं, विरोधाभास है, उन पे बात हुई। शाहरुख खान आपने देखा कि नासा से आते हैं, वो एक एस्ट्रोनॉट होते हैं, और एक फीमेल कैरेक्टर जो गायत्री, जिन्होंने रोल प्ले किया, गायत्री अम्मा, वो तो चलिए मुझे एग्जैक्ट हीरोइन का नाम नहीं याद आ रहा। मैं ये भी नहीं कहता कि कमेंट सेक्शन में बताइए, हम लेक्चर में हैं। तो जो भी एक्ट्रेस थी फिल्म में, मूवी में, वो टीचर हैं और शाहरुख बाहर से आए। तो होता क्या है, गांव है, गांव एक परंपरा से चलता है। गांव
किसी भी तरह की नाकामी के लिए ईश्वर की ओर देखता है और कारण भी उसे ठहराता है, और किसी भी तरह के विकास का कारण भी ईश्वर को ही ठहराता है। बिजली नहीं आ रही तो राम भजन जपने लगेंगे और चाहेंगे कि राम बिजली भेजेंगे कभी ना कभी। तो शाहरुख खान उसे चैलेंज करते हैं कि राम ने आपको बना दिया है, अब आप बिजली बनाइए। राम बिजली नहीं बनाएंगे, राम ने आपको बनाया। राम ने जल में वह कण डाले, राम ने ऊर्जा दी, उस ऊर्जा और उन कणों में वो तीव्रता दी, करंट दिया, उसे उपयोग में लाना तो मनुष्य का सामर्थ्य है। आप प्रयास कीजिए, वो बिजली बना के देता है। तो वो जोड़ता है कि परंपराओं में रहते हुए भी आप विकास की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन आधी मूवी तक जाति की बात करें, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, एजुकेशन में रिफॉर्म लाने की बात करें, गाँव के मुखिया से लेकर के, जैसे बच्चियों को स्कूल नहीं पढ़ने भेजते थे, शाहरुख खान हमेशा स्कूटी पे एक दलित के साथ रहते थे। इस बात पे बहुत से लोगों को आपत्ति थी, जबकि शाहरुख खान उसके हाथ खाना खाते तो उसके साथ रहते थे। और यही तो सही में कल्चरल ईथोस है हमारे देश के। तो ये दिखाया गया पैराडॉक्स की, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विकास की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे जाति व्यवस्था की बात हो, किसी भी चीज़ को लेकर के वो समाज जो है एकदम से रिलक्टेंट है। नो, नॉट एट ऑल। रिएक्ट करते हैं वो शाहरुख को, रिएक्शनरी हैं टोटली। और वो कई तरह से उसे ये भी कहते हैं हमारे समाज से दूर रहो, तुम हमारे गांव से दूर रहो, इसे तुम भ्रष्ट मत करो, हमारी परंपराएं बहुत प्रगाढ़ हैं, बहुत मजबूत हैं, हमें कोई कमज़ोर नहीं कर सकता। इस तरह के डायलॉग आप उस मूवी में देखेंगे। द ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट, स्वदेश। लेकिन अंततः चीज़ें बदलती हैं, वो समझा पाता है, उन्हें अंडरस्टैंड करा पाता है। तो वो रिएक्शनरी हैं। रिएक्शनरी पार्टीज़ कौन सी होती हैं? जो फॉलो करती हैं, जो क्लीन जुड़ी रहती हैं, चिपके रहते हैं ओल्ड सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। जो पिछले पुराने सोशल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो उन्हीं के साथ जुड़े रहेंगे। नए परिवर्तन, नए बदलाव की ओर वो टोटली क्लोज्ड रहते हैं, रिलक्टेंट रहते हैं, वो रिएक्ट करते हैं, इनफैक्ट उसको खदेड़ना चाहते हैं। ये रिएक्शनरी पार्टीज़ होती हैं। विश्व भर में ऐसी पार्टीज़ होती हैं। हालांकि इसकी आवश्यकता पड़ती है, ये भी बिल्कुल नहीं है कि इसकी आवश्यकता नहीं है। देखिए, विश्व भर में ये परिवर्तन आते हैं। मैं समझाऊंगा जब मैं अगली पार्टी के बारे में बात करूंगा। अगली क्या है? कंजर्वेटिव पार्टी। कई बार क्या होता है कि कंजर्वेटिव और रिएक्शनरी को एक साथ ले लेते हैं, कई बार अलग सेंस में बताए जाते हैं। कंजर्वेटिव का क्या है कि कंजर्व है, बहुत ही कंजर्व्ड कैरेक्टर है, कि जैसा है वैसा ठीक है, कि भाई हमें तुमसे बहुत ज़्यादा खिलाफत नहीं है, हमको बहुत ज़्यादा तुमको रिएक्ट नहीं करना चाहते, हमारी तुमसे कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई तुम हमें भ्रष्ट करने आए हो, हमें समाप्त करने आए हो, तुम इस उद्देश्य के साथ आए हो कि तुम अपनी ही आइडियोलॉजी हम पे थोप देना चाहते हो। नहीं, लेकिन जैसा है वैसा ठीक है। हम हमारे इस सिस्टम को ही कंजर्व करके रखना चाहते हैं। हम कोई बहुत ज़्यादा सोशल रिफॉर्म्स नहीं चाहते, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या पॉलिटिकल रिफॉर्म्स नहीं चाहते, हम अपनी सोसाइटल इंस्टीट्यूशंस में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं चाहते। हम जो हमारा एग्जिस्टिंग सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम है इसको कंजर्व करके रखना चाहते हैं। दैट्स इट, वी आर कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव बिलीव इन द स्टेटस को। स्टेटस को माने जस का तस, जस का तस बना रहने दो। ये दस का दम नहीं है। एक तो मैं सलमान का फ़ैन हूँ यार, बड़ी गलतियाँ, बहुत खामियाँ उसमें, बहुत सी बदतमीज़ियाँ भी होंगी, मैं नहीं जानता। फ़ैन है तो हैं यार, ले लेंगे खुद पे, ऐसी क्या बात है। बिलीव इन द स्टेटस को, स्टेटस को में बिलीव करते हैं, दस का दम में नहीं, जस का तस में बिलीव करते हैं। ओके जी, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आगे है लिबरल पार्टियां। नाम से समझ में आ रहा है लिबरल हैं, विचार मुक्त हैं भाई। लिबरल, मुक्त विचार, मुक्त क्रियाकलाप हैं इनके, मुक्त कामकाज हैं, मुक्त हैं, मुफ्त नहीं बोला मैंने। कई बार मुक्त को भी मुफ्त समझ लेते हैं, फ्री समझ लेते हैं। लिबरल में और फ्री में बड़ा अंतर होता है भाई। ये फ्री शब्द भी पता नहीं किस सिस्टम से आया है। फ्री शब्द भारत में नहीं है, शब्द है निःशुल्क। निःशुल्क शब्द का अर्थ है